Welcome to Math Kaksha IIT JEE. I am your IIT JEE Mathematics mentor Deepak Vijay, and this video is on arithmetic progression which is called AP. तो देखिए सबसे पहले AP की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन होती है इट इज द सीक्वेंस whose terms increases or decreases by fixed number and that fixed number is called common difference. इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि यदि कोई एक नंबर जैसे सपोज अपन 1 ले लें और इसमें कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करते हुए चलें, जैसे मान लीजिए 3 ऐड करते हुए चले, तो ये 1 में 3 ऐड करेंगे 4, फिर से 3 ऐड करेंगे 7, फिर से 3 ऐड करेंगे 10, तो जो भी ये सीरीज हमको मिल रही है इस सीरीज को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पर ऐड करने की जगह आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 1 से स्टार्ट किया आप कर सकते हैं 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -2, फिर से 3 सब्ट्रैक्ट किया -5, फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे -8, इस तरह से चलता जाएगा आपका सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस को बोला जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम दूसरे टर्म्स में ऐसा समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखा जाए यदि ये जो सीरीज है ये एपी है तो इनमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कीजिए, थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कीजिए, फोर्थ में से थर्ड सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो आपको पता चलेगा कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो यदि ऐसी सीरीज जिसमें कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम लिख के चल सकते हैं कि यदि ए बी सी डी ई एफ ये सारे नंबर्स यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हैं तो हम बोल सकते हैं कि जो बी और ए का डिफरेंस होगा वही सी और बी का डिफरेंस होगा और इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ जाएगा। तो यहाँ लिखा जा सकता है बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी इक्वल टू डी माइनस सी इक्वल टू ई माइनस डी इक्वल टू एफ माइनस ई, ऐसा लिख के हम चल सकते हैं। तो इसको यदि अपन फर्दर एग्जाम्पल के फॉर्म में लिखें तो एग्जाम्पल हो सकता है एपी का 1,3,5,7, ये आपका एपी का एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देखिए कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना है, सब जगह 2 है, तो ये आपको बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी, कॉमन डिफरेंस बोला जाता है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर यदि नेक्स्ट बढ़े तो जनरल एपी की बात हम लोग करते हैं कि कभी यदि आपको जनरल एपी एज्यूम करनी हो या कुछ नंबर्स को एपी में एज्यूम करना हो तो किस तरह से एज्यूम किया जा सकता है। तो हम देखें यदि फर्स्ट टर्म को यदि स्मॉल ए लिया जाए और यदि हम कॉमन डिफरेंस को डी ले लें, स्मॉल डी एज्यूम कर लें, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि फर्स्ट टर्म ए होगा तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए प्लस डी, क्योंकि हमने एपी की डेफिनेशन में पढ़ा है कि यहाँ पर हर टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड होता जाता है और पर्टिकुलर नंबर क्या होता है, वो होता है कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर डी ऐड करते हुए चले यदि अपन फर्दर तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म होगा आपका ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, इस तरह से चलता जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पर यदि इसी तरह से आगे बढ़ूं मैं तो एक पैटर्न बनते हुए दिख रहा है टर्म्स का, और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कोई सी भी टर्म इस सीरीज की बता सकते हैं। जैसे सपोज आपको पूछा जाए कि इस सीरीज का 10th टर्म क्या होगा, तो 10th टर्म कैसे बताएंगे। देखिए सब जगह स्मॉल ए तो आ ही रहा है हर टर्म में, और एडिशन में क्या चल रहा है, डी का कुछ ना कुछ मल्टीपल चल रहा है। जैसे सेकंड टर्म में, तो सेकंड टर्म में 1 इंटू डी है, थर्ड टर्म में 2 इंटू डी है, फोर्थ टर्म में हम सोच सकते हैं 3d आएगा। इसी तरह से 10th टर्म की बात करें तो वहां पर कितना आ जाएगा आपका a प्लस 9d आ जाएगा। तो इस सीरीज का कोई भी टर्म आप यहाँ पर सोच करके बता सकते हैं। सिमिलरली हम लोग यदि nth टर्म की बात करें, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, तो डेफिनेटली वहां पर a तो हो गई, प्लस अब d का मल्टीपल की बात करते हैं तो देखिए थर्ड टर्म में यदि 2 आ रहा था, 10th टर्म में 9 आ रहा है, तो nth टर्म में क्या आएगा, उससे एक कम आएगा, मतलब n-1 आएगा आपके d के मल्टीप्लाई में। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमारे पास में बन गया है एपी के a प्लस n-1 इंटू डी, और इस पूरी सीरीज को बोलते हैं हम लोग जनरल एपी। ठीक है, तो इसको यदि अपन क्लियरली लिख के चले तो एपी कभी भी आपको जनरल एपी एज्यूम करनी हो तो वो हो जाएगी आपकी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू ए प्लस n-1 इंटू डी। जहां पर ये nth टर्म है आपका, या बोले लास्ट टर्म है आपका। यदि n टर्म्स की सीरीज है तो nth टर्म ही बेसिकली क्या है आपका, लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म का फॉर्मूला हम बना के चल सकते हैं। nth टर्म को हम ऐसा लिखते हैं t सबस्क्रिप्ट में n, ये nth टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। कभी आपको थर्ड टर्म को लिखना है तो आप लिख सकते हैं t सबस्क्रिप्ट में 3, मतलब t3 रिप्रेजेंट करता है थर्ड टर्म को। तो इस तरह से टर्म्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बना के चल सकते हैं। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी, जहां पर हम बोल सकते हैं कि a आपका फर्स्ट टर्म है इस सीरीज का, और आपका d जो है वो कॉमन डिफरेंस है गिवन एपी का, और n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख के चलना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है nth टर्म का, और ये कहीं से डिराइव होके नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन से आया है, ये हमने ऑब्जर्व करके खुद ही यहाँ पर हम लिख पाए थे। तो इसी तरह से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ के यदि देखें कि यदि आपको बोला जाए 100 नेचुरल नंबर्स को ऐड करना है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स को, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक 100 तक का आपको एडिशन बताना है।
तो यदि इस सीरीज को नॉर्मली आप ऐड करने बैठे, 1 में 2 ऐड किया, फिर जो आंसर है उसको 3 में ऐड किया, फिर जो आंसर है उसको 4 में ऐड किया, ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन इसमें स्मार्ट वे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पर ऐड करने का, कि यदि मैं इस पूरी सीरीज को मैंने एस नाम दिया है और इस सीरीज को मैं दोबारा लिखूं, लेकिन इस बार मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूं, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने पे क्या एडिशन का वैल्यू बदल जाता है क्या? नहीं बदलता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली ये अभी भी वैल्यू क्या होगा, ऐसी होगा। तो एक इक्वेशन ये मैंने बनाई थी, जो हमें ऐड करना था उसको मैंने कैपिटल एस नाम दे दिया था, और अब इसी कैपिटल एस को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, और ये आपके पास में एक और इक्वेशन आ जा रही है, एस इक्वल टू 100 प्लस 99 प्लस 98 अप टू 1 तक। तो आप देखिए, यदि दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए, तो यदि मैं कॉलम वाइज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो s प्लस एस तो 2s हो गया। देखिए 1 और 100 को ऐड किया 101, 2 प्लस 99 101, 3 प्लस 98 101। तो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की और ऑब्जर्व हो रही है, कि यदि नंबर्स एपी में होते हैं, तो वहां पर आप एक चीज देख सकते हैं कि फर्स्ट जो नंबर है और जो लास्ट नंबर है इस सीरीज का, उनका एडिशन किसके इक्वल हो जाता है, सेकंड और सेकंड लास्ट के एडिशन के इक्वल हो जाता है। इसी तरह से थर्ड और थर्ड लास्ट के भी आपस में इक्वल हो जाता है। और इसी बात का बेनिफिट हमें यहाँ पर एडिशन में मिल रहा है, कि जब मैं फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को जोड़ रहा हूँ, तो रिवर्स ऑर्डर में लिखने का आप बेनिफिट देख पा रहे हैं, कि लास्ट टर्म सबसे पहले लिख दी हमने, और अब जब ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर भी 101 बन रहा है, इस जगह भी 101 बन रहा है, ऐड करने पर सब जगह 101 आपस में क्रिएट होते हुए जा रहा है। तो जब मैं इन सारे टर्म्स को आपस में ऐड करूंगा, तो 101 कितनी बार है, ये कितने टर्म्स है हमारे पास में, ये 100 टर्म्स है। तो डेफिनेटली 101 भी कितने बार आएंगे आपके, 100 टाइम्स आएंगे। तो ये 2s इक्वल टू आ गया आपका 101 मल्टीप्लाइड बाय 100। यहाँ से s की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 50-50। तो देखिए 1 से लेकर के 100 तक की जो नेचुरल नंबर्स है, उनको ऐड करने का एक बढ़िया स्मार्ट वे हमारे पास में आ गया। और वो क्यों हो पाया, ये तरीका क्यों सक्सेसफुल हो पाया, क्योंकि एपी के पास में ये एक अच्छी खासी प्रॉपर्टी होती है, कि फर्स्ट और लास्ट टर्म का जो सम होता है वो सेकंड और सेकंड लास्ट के इक्वल होता है, और थर्ड लास्ट के सम के इक्वल होता है। इस तरह से चलता जाता है। इसी बात का बेनिफिट उठाते हुए हम लोग जनरल एपी को भी ऐड करने की बात करते हैं, एन टर्म्स ऑफ जनरल एपी को ऐड करते हैं। तो ये जनरल एपी हमने बात करी कि जनरल एपी इस तरह की दिखती, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरह से चलती जाती है अप टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन सबको जोड़ना है, तो मैंने इसको एस नाम दे दिया, कैपिटल एस बोल दिया। ठीक है, अब इस सीरीज को वापस से हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। रिवर्स ऑर्डर में लिखा तो डेफिनेटली सम का वैल्यू तो सेम ही रहेगा, इस वजह से इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को यदि ऐड किया जाए, तो ये बन जाता है 2s इक्वल टू, आप देखिए कॉलम वाइज ऐड कीजिए, ये ए में यदि हम लोग इस पूरे टर्म को ऐड करें, तो ये बन जा रहा है आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह से आप देखिए a प्लस डी में आप ये ऐड कर लीजिए पूरा टर्म, ये ऐड करेंगे तो ये आपका फिर से 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बन रहा है। तो यहाँ से फिर से वो चीज वेरीफाई हो रही है, कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है, वो सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के इक्वल है, और थर्ड लास्ट सम के इक्वल भी है। इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है। तो सब जगह से हमें टर्म्स मिल रहे हैं 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, हर कॉलम से हमें ये एडिशन मिल रहा है। तो ऐसे कॉलम्स कितने हैं, ये कितने कितने टर्म्स हैं हमारे पास में, n टर्म्स हैं। तो डेफिनेटली ये जो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी जो टर्म्स आए हैं, ये भी कितनी बार हमें मिल रहे होंगे, n टाइम्स मिल रहे होंगे। तो इन सबको ऐड करूंगा राइट हैंड साइड को, तो 2s इक्वल टू आ रहा है n इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से s आ जाता है n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो फाइनली हमारे पास में अब AP के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला है। तो ये हो जाता है यहाँ पर n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप ये देखिए, इसको एक तरह से और लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है n बाई 2 a प्लस एल। एल क्या है, लास्ट टर्म, या बोले nth टर्म। nth टर्म आप देखेंगे क्या था, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप यदि l की जगह a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रिप्लेस करेंगे, तो वापस से आपको यही फॉर्मूला मिल रहा है। तो एपी के हम दो फॉर्मूले ध्यान रखते हैं, एक तो है n बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और सेकंड है n बाई 2 a प्लस एल। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट कर रहा है स्मॉल ए, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, एन आपका नंबर ऑफ टर्म्स, एंड एल है आपका लास्ट टर्म है सीरीज का। तो ये फॉर्मूला याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो दो फॉर्मूले हमें ध्यान रखने होते हैं, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला, और एक आपको एपी के n टर्म्स के सम का फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, दोनों तरीके से। चलिए, तो इसमें हम लोग एक और बात यहाँ पर नोट करते हुए चलते हैं, कि यदि किसी एपी का डिफरेंस पॉजिटिव है, डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स को घटाते हैं, और उसमें भी आप ये ध्यान रखिएगा, सेकंड में से फर्स्ट को घटाते हैं, फर्स्ट में से सेकंड को नहीं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपके किसी एपी में यदि डिफरेंस पॉजिटिव है, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एपी। इसी तरह से यदि किसी एपी का डिफरेंस यदि नेगेटिव है, तो उसको बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। जैसे फॉर एग्जांपल डिक्रीजिंग एपी आप बना सकते हो 1, फिर आपका सेकंड टर्म आप -2 ले लीजिए, फिर -5, -8,
ये एक एपी है, पहले तो देखिए आप यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट है और डिफरेंस कितना आ रहा है आपका -3 आ रहा है। देखिए आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो -3 आ रहा है। तो इस तरह की एपी को बोलते हैं डिक्रीजिंग एपी। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। इसी तरह से सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस चैप्टर की, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको सबसे ढंग से क्लियर एकदम समझते हुए चलना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि यदि एबीसी तीन नंबर्स एपी में हैं, ये आसान प्रॉपर्टी है। यदि तीन नंबर्स एपी में हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, बी माइनस ए जो है किसके इक्वल होगा, वो सी माइनस बी के इक्वल हो जाएगा। और यहां से फर्दर हम लिखें, बी को एक तरफ ले आए तो टू बी इक्वल टू कितना आ रहा है, ए प्लस सी आ जाता है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। और उसको फर्दर लिख सकते हैं बी इक्वल टू ए प्लस सी बाई टू। तो ये एक चीज हम यहाँ ध्यान रखते हुए चलते हैं कि यदि एबीसी एपी में है तो जो मिडिल टर्म है उसको लिखा जा सकता है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई टू, या बोले ए प्लस सी बाई टू लिखा जा सकता है। इसी तरह से सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें कि कभी आपको तीन नंबर्स एपी में मानने हो, ये काफी जगह आपको मानना पड़ेगा क्वेश्चंस में। तीन नंबर्स यदि मानने हो एपी में तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि सर ये माने जा सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। बिल्कुल आप मान सकते हैं ये, लेकिन इसमें कैलकुलेशन इतना अच्छा नहीं रहेगा आपका। क्वेश्चंस में इन जनरल क्या रहता है कि आपको बोल देता है तीन नंबर्स एपी में है और उनका एडिशन आपको क्वेश्चन में दे देता है, साथ में प्रोडक्ट या कोई एक इंफॉर्मेशन और देता है। तो यदि आप ये तीनों नंबर्स मानेंगे तो आपको दो इक्वेशन जो बनेगी, दो इंफॉर्मेशन जो आपको देगा उसके बेसिस पे जो दो इक्वेशंस बनेंगी वो काफी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस बनते हुए दिखती है। लेकिन यदि आप नंबर्स बजाय कि ये मानने के आप नंबर्स माने ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी माने, तो ये तीन नंबर्स की जब हम बात करें, क्या पहली बात तो ये एपी में है क्या तीनों नंबर्स, तो आप देखिए इनका डिफरेंस डी है, इनका डिफरेंस भी डी है। तो नंबर्स का डिफरेंस कांस्टेंट है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का, तो डेफिनेटली तीनों नंबर्स एपी में है। और साथ में आप देखिए यदि इन तीनों का एडिशन किया जाए तो एक वेरिएबल तो कैंसल आउट ही हो जाता है। तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशंस आपकी काफी इंप्रूव करवा देंगे यदि आप नंबर्स तीन नंबर्स मानने हो तो यही नंबर्स आप मान के चले। तो तीन नंबर्स के लिए आप ये रूल बना लीजिए, कभी भी तीन नंबर्स आपको मानने हो एपी में तो ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मानने चाहिए। इसी तरीके से चार नंबर्स मानने हो तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी मानने पड़ेंगे। कुछ लोग इसको ऐसे करते हैं कि सर ऐसा मान लीजिए ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी मान लीजिए। तो फिर से इसमें वो बेनिफिट नहीं होगा ना, क्योंकि जब आप ऐड करोगे चारों टर्म्स को तो फिर वो आपके कैंसिलेशन होते हुए नहीं दिख रहे हैं ना। और कई बार लोग इस तरह से भी सोच लेते हैं कि ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी मान लेते हैं। लेकिन क्या ये चार नंबर्स एपी में है क्या, जो मैंने अभी अब लिख रहा हूं मैं। तो ये मिसकंसेप्शन रहता है, जनरली लोग इसको भी चार नंबर्स की तरह कंसिडर कर लेते हैं, लेकिन ये एपी में ही नहीं है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस तो डी है, इन दोनों का डिफरेंस टू डी है। तो डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है ना। तो यहाँ पर ये चार नंबर जो आपने लिखे हैं ये एपी में ही नहीं है। तो यहाँ पर ये नंबर्स मानने की गलती आप मत करना। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ही ध्यान रखनी, चारों नंबर्स मानने तो वो मानने पड़ेंगे ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। इसी तरह से चार नंबर्स की बात में पांच नंबर की बात करें तो पांच नंबर्स एपी में माने जा सकते हैं ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ए प्लस डी और ए प्लस टू डी। ये पांचों नंबर्स आप देखिए एपी में है और यहाँ पर हमको कैलकुलेशन का बेनिफिट मिल रहा है। यदि हम पांचों नंबर्स को ऐड करें तो आपका स्मॉल डी कैंसिल हो जाता है। तो पांचों नंबर्स मानने का एक तरीका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह से फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करें कि यदि हम देखें एपी में, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि यदि सारे नंबर्स A1, A2, A3 अप टू AN ये सब एपी में हैं, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के बराबर होगा। इनफैक्ट इसको हम और जनरलाइज कर सकते हैं कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम होता है वही स्टार्टिंग से, मान लीजिए आप आरत टर्म की बात कर रहे हैं और लास्ट से भी आरत टर्म देखें तो उन दोनों टर्म्स का सम भी किसके इक्वल होगा, वो फर्स्ट और लास्ट के सम के इक्वल होगा। तो मैं इसी बात को लिख दे रहा हूं, देखो कि A1 प्लस AN A2 प्लस AN माइनस वन की इक्वल होगा, इक्वल फर्दर होगा A3 प्लस AN माइनस टू के इक्वल होगा, थर्ड और थर्ड लास्ट के सम के इक्वल होगा। तो ये ऐसे कांस्टेंट चलता जाता है, इसी का बेनिफिट हमने उठाते हुए सम निकाला था एपी का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, हाईलाइटेड प्रॉपर्टीज को बड़े अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग से आरत टर्म और पीछे से आरत टर्म का एडिशन फर्स्ट और लास्ट टर्म के एडिशन के बराबर होता है।
ठीक है। इसी तरह से सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि यदि एपी के किसी कोई एपी आप कंसीडर करें, सपोज हम एपी ले लेते हैं 1 3 5 7, ये ले लिया हमने एपी। इस एपी की बात करें तो इसके हर टर्म को यदि हम किसी एक पर्टिकुलर नंबर को इसमें ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें, मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, तो जो नए टर्म्स बनेंगे वो भी आपके एपी में ही रहेंगे। इसको हम इससे जैसे समझ सकते हैं, जैसे हम एक जनरल एपी कंसीडर करें, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस तरह से अपन एक जनरल एपी कंसीडर करते हैं। सपोज ये 3 नंबर्स ही ले लेते हैं, इस तरह से और आगे भी ले सकते हो आप समझने के लिए। तो यहाँ पर यदि सब जगह मैं एक पर्टिकुलर नंबर के ऐड कर दूं, तो देखिए के ऐड करने पर जो टर्म्स बन रहे हैं वो इस तरह से कुछ बनेंगे, ए प्लस डी प्लस के, और ऐसे थर्ड टर्म बन जाएगा आपका ए प्लस टू डी प्लस के। क्या ये जो 3 नए टर्म्स आ रहे हैं इनका डिफरेंस भी कांस्टेंट है क्या? आप ये देखिए, तो आपको मिलेगा कि अभी भी डिफरेंस कांस्टेंट ही चल रहा है। इसका मतलब जो नए 3 नंबर्स आए हैं वो भी किसमें हैं? एपी में ही हैं। यदि इन तीनों नंबर्स को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर लूं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो देखिए के से मल्टीप्लाई किया तो ए के, फिर यदि सेकंड टर्म को भी के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा ए के प्लस डी के, और थर्ड टर्म को करेंगे तो वो भी आएगा आपका ए के प्लस टू डी के। तो जो 3 नए नंबर्स बन रहे हैं क्या ये भी एपी में है क्या? ये आप एक बार सोच लीजिए। तो पता चलेगा ये भी एपी में ही आ रहे हैं, क्योंकि इनका डिफरेंस भी क्या आ जा रहा है? डी के आ जा रहा है, कांस्टेंट आ जा रहा है। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि जो नए नंबर्स आ रहे हैं वो भी एपी में ही होंगे। इसी तरह से आप डिवाइड के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि यदि कोई गिवन एपी है और उसके सारे टर्म्स में हमने कोई पर्टिकुलर नॉन जीरो कांस्टेंट ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दिया, तो जो नए टर्म्स बनते हैं वो भी एपी में ही होते हैं। इसी तरह से यदि आप दो एपीज की बात करें, दो डिफरेंट डिफरेंट एपीज को कंसिडर करें और उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में जोड़ें। हाँ, ये ऑफ कोर्स ही बात है कि दोनों एपीज कैसी होनी चाहिए? बराबर नंबर ऑफ टर्म्स वाली होनी चाहिए। जैसे हम एक एपी कंसीडर कर सकते हैं, ए प्लस डी, और एक ले लेते हैं अपन इसका नेक्स्ट टर्म ए प्लस टू डी। ये आपकी फर्स्ट एपी ले लेते हैं। इसी तरह से आगे भी आप टर्म्स ले सकते हैं, मैं 3 टर्म्स के लिए समझा देता हूँ। इसी तरह से सेकंड एपी और कंसीडर करो, बी प्लस के। अब की बार मैं कॉमन डिफरेंस को के ले लेता हूँ इस सेकंड एपी के लिए, और बी प्लस टू के, ये आपने दूसरी एपी ले ली। 3 टर्म्स है, बराबर टर्म्स की एपीज हैं दोनों। अब आप कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कीजिए। कोरस्पॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म को ऐड करना है, सेकंड में सेकंड को ऐड करना है, थर्ड में थर्ड को ऐड करना है। तो कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपस में ऐड करेंगे तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो भी एपी ही बनते हुए दिख रही है। आप करके देख लीजिए। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ऐसा ही होगा। जैसे मैं ऐड करूं तो ऐड करूंगा तो बनेगा ए प्लस कितना, बी बना। इसी तरह से सेकंड वाला टर्म बनेगा ए प्लस बी प्लस डी प्लस के, और इसी तरह से थर्ड टर्म बन जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस टू डी प्लस टू के बनेगा। ठीक है। और आप डिफरेंस देखो तो तीनों टर्म्स का कॉमन डिफरेंस देखेंगे तो कॉमन डिफरेंस आपका डी प्लस के आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो सेट हो गया मामला। यहाँ पर ये जो तीनों टर्म्स नए बन रहे हैं, ये तीनों टर्म्स भी किसमें, एपी में ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात बस ध्यान रख लीजिए कि दो एपीज के इक्वल नंबर ऑफ टर्म्स वाली एपीज के कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आपने ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो जो नई सीक्वेंस मिलती है वो भी एपी ही होती है। हाँ, मल्टीप्लाई डिवाइड करना अलाउड नहीं है। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से तो नई सीरीज जो बनेगी वो एपी नहीं होगी। ठीक है। 8 पॉइंट केवल एपी के लिए नहीं है, तो सारी सीरीज के लिए वैलिड है। यहाँ पर हम ये क्या बोल रहे हैं कि nth टर्म जो होगा वो डायरेक्टली निकाला जा सकता है। यदि हमारे पास n टर्म्स का सम पड़ा हुआ है और n माइनस वन टर्म्स का सम हमारे पास है, तो दोनों को यदि सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या बचेगा आपके पास? nth टर्म ही तो बचेगा। इसको मैं फॉर एग्जाम्पल की से समझाऊंगा, ज्यादा आसान लगेगा। कि आपके पास 10 टर्म्स का सम पड़ा हुआ है, सपोज 10 टर्म्स का सम पड़ा हुआ है किसी भी सीरीज के, और 9 टर्म्स का सम भी पड़ा हुआ है। तो 10 टर्म्स के सम में से यदि 9 टर्म्स का सम घटा देंगे तो कौन सा टर्म बच जाएगा? 10th टर्म ही तो बचेगा। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर्मूला कि nth टर्म जो है इट कैन बी इवेल्युएटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग Sn में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, Sn माइनस वन को सब्ट्रैक्ट करके भी निकाला जा सकता है। ठीक है। और ये एपी के अलावा बाकी सारी सीरीज में भी आप यूज कर सकते हैं, सब जगह वैलिड है। इसी तरह से 9th पॉइंट क्या है कि ये भी कई बार आपको क्वेश्चंस में काम आता है कि rth टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से rth टर्म। मान लीजिए अपने पास में एक एपी लिखी हुई या कोई सी भी सीरीज लिखी हुई, ये सबके लिए वैलिड है। ये भी अगेन एपी के अलावा भी आप सारी जगह यूज कर सकते हैं। मैं एक आसान एग्जांपल से बताता हूँ, हालांकि ये थोड़ा बेटर एग्जांपल लेंगे तो फिर आपको इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन ज्यादा समझ में आएगा, ये क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी हम एकदम इजी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज 1 से लेकर के 63 तक की बात करें, तो अब आपको बोला जाए कि पीछे से 10वां टर्म, तो पीछे से जो 10वां टर्म है, 10th टर्म,
इस सीरीज में लास्ट से 10th टर्म जो है वो आगे से कौन सा वाला टर्म होगा, कितने नंबर वाला टर्म होगा। तो पीछे से 10th टर्म आगे से कौन से नंबर वाला टर्म होगा, तो आप काउंट करके अभी बता सकते हैं क्योंकि अभी ये सिंपल सी सीरीज है। लेकिन आगे जब कॉम्प्लिकेटेड सीरीज होगी तो फिर आपको ये काउंटिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, हर बार आप बैठ के काउंटिंग नहीं कर सकते ना। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे बना के चलना पड़ता है कि पीछे से rth टर्म वो आगे से क्या दिखाई देता है, n माइनस आर प्लस 1th टर्म दिखाई देता है। यहाँ पे n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है। तो यहाँ पर देखिए 10, तो r का वैल्यू तो हो गया है 10, r का वैल्यू 10 हो गया। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितनी है, 63 है, मतलब n की वैल्यू 63 है। तो एंड से आप देख पा रहे हैं 10th टर्म जो है वो बिगनिंग से क्या दिखेगा, तो वो निकाल लेते हैं। तो 63 माइनस 10 प्लस 1 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसको बोल देंगे अपन 54th टर्म हो गया, सोच लीजिए 54th टर्म होगा फ्रॉम द बिगिनिंग। इसको कैलकुलेशन करके हम बोल सकते हैं 54th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। तो पीछे से 10th टर्म आगे से इस सीरीज का कौन सा टर्म होगा, 54th टर्म होगा। तो ये अगेन किसी भी सीरीज के लिए वैलिड है, तो इसको आप यूज कर सकते हैं बाकी सीरीज में भी। अब हम बात करते हैं कि यदि फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम पूछ लिया जाए। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स यही सब होते हैं 1 + 2 + 3 अप टू n तक। तो अब तो ये सब नंबर्स हमको पता है एपी में है। यहाँ पर हमको लास्ट टर्म भी पड़ी हुई है, फर्स्ट टर्म पड़ी हुई है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं एपी का। एपी का फॉर्मूला है नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 1 और लास्ट टर्म कितना है n। तो ये आपका हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपके फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला हो जाता है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। इसी तरह से फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स का सम की बात करें तो फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं 1 + 3 + 5 अप टू 2n - 1 तक होता है। ओड नंबर्स का यदि अपन जनरल टर्म की बात करें, ओड नंबर्स को जनरल टर्म रिप्रेजेंट करते हैं 2n - 1। आप इसको निकाल भी सकते हैं, इस सीरीज का nth टर्म आप निकाल सकते हैं यूजिंग फॉर्मूला ऑफ फॉर nth टर्म। तो tn इक्वल टू कितना होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 इंटू डी, n - 1 इंटू डी। डिफरेंस कितना है सीरीज का, 2 है। यहाँ से आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2n - 1। तो आप ये ध्यान भी रख सकते हैं कि 2n - 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये ओड नंबर्स का जनरल टर्म है, nth टर्म है ओड नंबर्स का। यहाँ पे आप n की जगह 1 2 3 4 कुछ भी डालते जाएं, आपको सारे के सारे नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है और ये सीरीज आपकी एपी है, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस 2 है, तो हम एपी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं इसमें। सम का फॉर्मूला n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट और लास्ट को ऐड करेंगे तो आ रहा है 2n और सिंप्लीफाई करके कितना आ जाएगा, ये n² आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी ध्यान रख सकते हैं रिजल्ट कि फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला होता है n²। इसी तरह से n इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें तो इवन नेचुरल नंबर्स होंगे 2 + 4 + 6 + अप टू, जनरल टर्म इसका इवन नंबर्स का 2n होता है। तो जब इन सारे टर्म्स को ऐड करेंगे यूजिंग द फॉर्मूला तो आ जाता है हमारे पास में आंसर n इंटू n प्लस 1। तो अब हम लोग यहाँ पर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम भी ध्यान रखने वाले हैं, फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स और फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आगे से हम ध्यान रखने वाले हैं। ठीक है, साथ के साथ आप ये भी यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, हालांकि ये बाद में हम लोग डिराइव करते हैं, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टाइम पे भी आप इसको ध्यान रख के चले तो आपको बेनिफिट ही होगा कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम मतलब 1² + 2² + 3² अप टू n²। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1 2n + 1/6। इसी तरह से फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की क्यूब्स का सम भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये होता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये जितने भी प्रॉपर्टीज 14 प्रॉपर्टीज है, इनको एकदम प्रॉपर्ली आप रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत ढंग से इसको याद रख लीजिएगा, क्योंकि एपी में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सबके सब इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का कि यदि 6th टर्म और 11th टर्म हमें एपी की गिवन है, 6th टर्म है 17 और 11th टर्म है 32, तो आपको बताना है 20th टर्म ऑफ द सीरीज, 20th टर्म आपको बताना है। तो एक बार ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले nth टर्म के फॉर्मूले की बात करते हैं। एपी का nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। और हमें दिया हुआ है T6, 6th टर्म दिया हुआ है ना, 6th टर्म का मतलब T6। तो यहाँ पे n की जगह एक बार यदि 6 रिप्लेस करूं मैं, तो T6 का वैल्यू हमें पता है 70 और इक्वल टू हो जाएगा कितना, a प्लस n की जगह देखो 6 रिप्लेस किया तो यहाँ 5d बन गया। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देते हैं। एक इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी। इसी तरह से एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई, हमें 11th टर्म भी पता है, तो यहाँ पे n की जगह एक बार 11 डाल देते हैं। n की जगह 11 पुट करेंगे tn में, तो ये आ जाएगा आपका 32 इक्वल टू a प्लस 10d।
तो दो इक्वेशंस हमें स्मॉल ए और स्मॉल डी में मिल गई है। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, इनको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व कर लेने के लिए क्या करते हैं, आसान इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ से आ रहा है कैलकुलेशन करके 5d इक्वल टू 15, तो यहाँ से d आ जाएगा, फाइनली 3 आ जाता है। तो कॉमन डिफरेंस 3 है सीरीज का, d को उठा करके आप फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो। तो यहाँ से स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है 2 और स्मॉल ए और स्मॉल डी दोनों हमें मिल गए हैं। तो अब हम लोग जो हमें पूछा गया T20, तो 20th टर्म हम बता सकते हैं a प्लस 19d, यहाँ पर a और d आप सब्स्टिट्यूट करोगे, वैल्यू आ जाती है 59। तो एक सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मूले याद होंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसलिए फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक सीक्वेंस दी हुई है 5 1/2 6 3/4 8, इस तरह से 17th टर्म तक जा रहा है सीरीज। तो आपको बताना है सम ऑफ द सीरीज क्या होगा। तो सबसे पहले हमेशा जो भी सीरीज गिवन हो उसको चेक करना चाहिए कि वो कौन सी सीक्वेंस बन रही है। तो इसको यदि थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें 11/2 27/4 8, इस तरह से लिखा जा सकता है सीरीज को। आप दोनों टर्म्स का कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस निकाल के देखो, ये आ रहा है 5/4। इसी तरह से आप इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस भी निकाल के देखो, वो भी 5/4 ही आ रहा है। इसका मतलब गिवन जो सीरीज है वो क्या है, आपकी एपी है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस यहाँ पर जो आ रहा है कांस्टेंट आ रहा है। तो जो सीरीज है वो एपी है। एपी है तो एपी की फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। एपी का फॉर्मूला क्या होता है सम के लिए, वो होता है Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म 17 है, n का वैल्यू 17 हो गया, फर्स्ट टर्म 11/2 है ही, और कॉमन डिफरेंस हम निकाल चुके हैं 5/4। तो वैल्यूज यदि सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाता है 263.5। कैलकुलेशन आपको ही करना चाहिए। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं कि यदि हमें n टर्म्स का सम दिया हुआ है 400, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 5 और nth टर्म दिया हुआ है सीरीज का 45, तो आपको बताना है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज एंड कॉमन डिफरेंस। तो देखिए वन बाय वन फॉर्मूला को यूज करते हैं। यहाँ पर Sn का वैल्यू हमें पता होता है, वो होता है n/2 a प्लस l। l क्या है, nth टर्म है, nth टर्म हमें दिया हुआ है 45, ये 45 है, फर्स्ट टर्म भी हमें दिया हुआ है 5 और n का वैल्यू हमें निकालना है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जब Sn की वैल्यू पुट करूंगा तो n का वैल्यू निकल जाएगा। तो 400 इक्वल टू n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट किया है तो 50 है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो n आ जाता है 16। ठीक है, n हमारे पास आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स आ चुका है। अब कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम Tn का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं nth टर्म का। तो Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर l की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 45 और a का वैल्यू है 5 और n की जगह 16 हम निकाल चुके हैं, 16 माइनस 1 ये 15 हो गया। यहाँ से डिफरेंस आ जाता है 8/3। तो देखिए एपी में कोई खास ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि बहुत डिफिकल्ट कोई कॉन्सेप्ट होता है, इस वजह से इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान बनते हैं और ये आईआईटी में और आपके स्कूल एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो इसलिए इसको ढंग से एक बार करते हुए चलिएगा और इसी तरह के और वीडियोस में बनाता रहूंगा एपी पर भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।